हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें। जो ये पास में घंटी दिख रही है इसके ऊपर भी एक प्रेस करें और आगे की जो वीडियो आएगी वो तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक कमेंट और एक वीडियो पर लाइक जरूर कर दिया करो और साथ में इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी किया करो। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे मैं आपके लिए एक और नई कहानी शुरू कर दूंगा। और जिसने अभी तक अपनी सीओ से शादी जो सुबह 9:15 बजे आती है वो नहीं सुनी है तो वो भी जाकर सुन ले। चलिए आज की कहानी 511वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। चंदन को मुंबई से कॉल आना शुरू हो गया था। मुंबई से जैसे ही कॉल आया और चंदन ने उसकी आवाज सुनी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे सामने वाले की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये सोच भी कैसे सकता था कि ऐसा हो सकता है। तभी सामने से आवाज आई, चंदन भाई। दोनों को होश आ गया। उसकी बात सुनकर चंदन को झटका लगा था और वो एक ही शब्द निकाल पाया था, क्या? दूसरी तरफ से उस आदमी ने फिर कहा, हाँ भाई, आज सुबह ही उन दोनों को होश आया है। चंदन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, माथे पर पसीना आने लगा था। उसके यह हालात देखकर वसीम ने तुरंत चंदन की ओर पूछा, क्या हो गया चंदन भाई, किसका फोन था? चंदन ने हड़बड़ाते हुए कहा, वसीम भाई, वो उन दोनों को होश आ गया है। चंदन की बात सुनकर वसीम को भी झटका लगा। वसीम भी अच्छी तरह जानता था कि चंदन किसकी बात कर रहा है, लेकिन विश्वास कर पाना मुश्किल था कि उनको इतनी जल्दी होश कैसे आ सकता है। कभी कभी कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती है कि दिल उन पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जो ये बात थी वो बिल्कुल सच्चाई थी। वसीम की भी ये सुनकर आंखें फैल गई। उसने चंदन की तरफ देखा जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वसीम का भी पहला रिएक्शन वही था जो चंदन का था। उसने भी अपने शौक होते हुए पूछा, क्या कह रहे हो चंदन भाई? चंदन ने गर्दन झुकाते हुए अपनी बात का जवाब दिया और कहा, हाँ भाई, मुझे अभी अभी सलीम ने ही कॉल किया है। सलीम उनकी पूरी निगरानी में था और उसी ने बताया है कि आज सुबह उनको होश आ गया है। अब वो दोनों यही सोच रहे थे कि वो क्या करें। तभी वसीम ने चंदन की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्द से जल्द मालिक को बताना होगा, इससे पहले कि मामला हमारे हाथ से निकल जाए। चंदन ने भी सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। इधर वो दोनों इस खबर के झटके से उबरने की कोशिश कर रहे थे, उधर युवराज की दुनिया जैसे किसी और ही लय पर चल रही थी। युवराज ने अभी भी उस स्नाइपर को पकड़ के रखा हुआ था। युवराज का चेहरा आग से की तरह तप रहा था, जैसे उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे हो। उसने स्नाइपर को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी नसें बाहर आ गई थी। वो लगातार निर्मला हाउस की तरफ देख रहा था, जहां कुछ देर पहले ही धमाका हुआ था। उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था। वो बस इसी उलझन में था कि सब कुछ सही है या नहीं, कहीं किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कहीं घर का सदस्य कोई उस धमाके की चपेट में तो नहीं आ गया था। उसको इस तरह उलझा हुआ देखकर वो स्नाइपर जोर जोर से फिर से हंसने लगा। उसकी आवाज में वही जहरीली गूंज थी। तभी उसने थोड़ी देर हंसने के बाद कहा, मैंने कहा था ना कि तुम हमें नहीं रोक पाओगे। ये बहुत ही मुमकिन काम नहीं है। अब देख और सोच, कौन कौन मरा होगा। तेरी प्यारी बा जिंदा है या नहीं? उसकी बात सुनकर युवराज की रग रग जल उठी। उसकी आंखों की नसें बिल्कुल लाल हो गई और वो भी और ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने गुस्से में दोबारा उस आदमी को कसकर पकड़ा और बंदूक की नली उसके मुंह में अंदर दबाते हुए कहा, अपना मुंह बंद कर कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई बा का नाम लेने की? और अब की बार युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने हाथ की बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। जैसे उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक से गोली निकली और उस आदमी के मुंह से होती हुई उसके गर्दन को पार कर गई। अगले ही पलों में उसका शरीर का झटका खाया और फिर जैसे सब कुछ थम सा गया। उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई, सांसें बंद हो गई। युवराज की आंखें कुछ क्षण के लिए स्थिर रही,
फिर उसने उस लाश को झटका देते हुए पीछे फेंक दिया और उसकी बंदूक लेकर सीधा निर्मले हाउस की ओर भाग पड़ा। भागते भागते भी वही सोच रहा था कि जल्दी से जाकर उसे पता करना चाहिए कि अंदर किसी को कोई चोट तो नहीं आई है। अगले ही पल वो कुछ ही दूर में भागते हुए तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। भागते भागते भी मन में बेचैनी और ज्यादा तेज होती जा रही थी। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे थे। बात ठीक होगी या नहीं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं होगा, और सबसे अहम सवाल कि ये किया किसने है। जैसे ही वो निर्मला हाउस में दाखिल हुआ, वो सीधा कमरे की ओर भागा जहां पर बा और मंगला के साथ वसीम और चंदन बैठे थे। उसने कमरे के अंदर जाते ही देख के बा और बाकी सब लोग हैरानी से वहां पर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने युवराज को देखा, उनकी जान में जान आई। युवराज ने भी घबराते हुए पूछा, आप लोग सब ठीक है ना? ठीक तो है ना आप लोग? बम की आवाज सुनकर युवराज बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन सभी लोगों को अपने जगह पर ठीक ठाक देखकर उसके भी सांस में सांस आ गई थी। अब उसे कुछ कुछ ठीक लग रहा था। उसको देखकर बा के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उनके चेहरे का देखकर साफ पता चल रहा था कि वो घबराई हुई थी। बाकी लोग भी अपना अपना सिर पकड़े हुए बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया था। उन लोगों ने तो पुलिस को बुलाया था, लेकिन उनमें से एक पुलिस की वर्दी में कोई ऐसा इंसान था जो खुद को ह्यूमन बॉम्ब बना रखा था, और वो लगातार उनकी तरफ ही भागता आ रहा था। लेकिन इसके पीछे था कौन? ये तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस पुलिस वाले को अंदर नहीं आने दिया। अगर वो उनके पास थोड़ा और करीब होता तो शायद आज उनमें से कोई बचा हुआ नहीं होता। वहीं चंदन को जैसे ही पता लगा था कि उन दोनों को होश आ गया है, उसके मन में यही चल रहा था कि इस सब के पीछे रावत परिवार का हाथ तो नहीं है। वसीम भी उसकी बात से कुछ कुछ सहमत तो था, फिर भी दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि हमले के पीछे वो दोनों तो नहीं थे जो आज होश में आए थे। लेकिन वो हो भी कैसे सकते थे? बेहोशी के हालात में वो किसी को क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते थे? दोनों के मन में यही चल रहा था कि कहीं वो वापस युवराज से बदला लेने के लिए दिल्ली तक ना पहुंच गए हो। वही युवराज और बा के मन में कुछ और ही सवाल उमड़ रहे थे। युवराज को बस सबके पीछे कंपनी का कोई आदमी लग रहा था जो सुधा और सुभाष के साथ मिला हुआ था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जब से वो सीईओ बना था और तब से जैसे ही उसने सभी की इंक्वायरी लेने शुरू कर दी थी, और उसके बाद से ही कंपनी के अंदर माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था। पहले तो कुछ लोग थे जो धीरे धीरे बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे उसे पता चला था कि कंपनी के अंदर गड़बड़ है और उसने गड़बड़ करने वाले लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया था, उसके बाद से तो उसके ऊपर लगातार मुसीबतें आती जा रही थी। इसलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कंपनी में कौन था जो उसके ऊपर इतना बड़ा हमला करवा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कड़ी कहां जाकर मिलेगी? कौन है इसके पीछे का साजिश करता? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, 512वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज अपने मन में यही सोच रहा था कि कंपनी के पीछे का कोई एक सदस्य ऐसा है जो उसको नहीं चाहता कि वो सीईओ बने, और वो नहीं चाहता कि युवराज कंपनी में कोई दखल अंदाजी करे। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इतना बड़ा धमाका कंपनी का कौन आदमी कर सकता था, और वो कौन हो सकता था? बा भी यही सोच रही थी कि कौन हो सकता है इसके पीछे। हर कोई जवाब के लिए वहीं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कभी कोई युवराज की तरफ देखने लगता तो कभी कोई बा की तरफ देखने लगता। वो बस इसी चीज की सोच में थे कि कहीं किसी के मुंह से कोई जवाब निकल जाए, कहीं किसी के मुंह से कोई ऐसा नाम निकल जाए जिससे उन्हें सुराग पाने में ज्यादा आसानी हो जाए, और उनको जल्द से जल्द उस शख्स का नाम पता लग जाए जो ये सब करवा रहा था। इस बार सबकी नजरें युवराज के ऊपर आकर टिक गई थी। सब यही चाहते थे कि युवराज कुछ ना कुछ जवाब दे और कहे कि उसे कुछ ना कुछ तो पता ही चला होगा। वो अपने हाथ बांधे यही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद युवराज को जैसे ही लगा कि सब लोग उससे कुछ पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ बोले, तो उसने कहा, देखो, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे नुकसान करने आए थे, और जब उन्हें लगा कि ये करना मुश्किल है तो उन लोगों ने आप लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि वो लोग मुझे कमजोर कर सके। मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। युवराज ने इतनी देर में यही सोचा था कि अगर वो अकेला होगा तो शायद इन सब से निपट पाएगा, क्योंकि परिवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
अगर उसके परिवार के साथ कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाता था और वो उनके साथ लड़ाई क्या करता। तभी वो सोच रहा था कि अगर इनको कहीं एक पास या अलग तरीके से कहीं भेज दिया जाए और किसी को पता ना लगे कि उसके परिवार के लोग कहां चले गए, तो वो अकेला उन लोगों से लड़ने के लिए अपने पूरी ताकत लगा देगा और लड़ भी पाएगा। युवराज ने कहा और उस आदमी के बारे में बताने लगा जिसने उसने बिल्डिंग की छत पर मार दिया था। यह सब बताते हुए युवराज ने आगे कहा, जहां तक की बात है कि कौन इस हमले के पीछे था, मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रावत परिवार के ऊपर शक जाना लाजमी है। वैसे भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन तो वही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई और ऐसा कर सकता है। ये सुभाष और सुधा तो इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि सुधा और सुभाष के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो उनका बदला लेने के लिए ऐसा कर सकता है। भाभी एकटक युवराज की तरफ ही देखे जा रही थी। वो बेचारी करती भी क्या, अब तो उनकी उम्र भी हो चली थी। तभी युवराज बा के पास आया और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए बड़े ही प्यार से बोला, बा, जब तक आप पर ऐसे ही खतरा मंडराता रहेगा मैं उन लोगों को पकड़ नहीं पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, वसीम और चंदन के साथ हमारे सीक्रेट फार्म हाउस पर चले जाइए जिसका किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं आप लोगों को वापस बुला लूंगा। वहां पर वसीम आपके साथ रहेगा और चंदन यहाँ मेरे साथ आकर मेरे दुश्मनों को ढूंढने में हेल्प करेगा। बा ने युवराज की बात तो पूरी सुन ली, लेकिन उसको उसकी वो बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम यहाँ अकेले रह जाओगे, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटा। मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं रहूंगी। बा की बात सुनकर युवराज ने बा को समझाते हुए कहा, बा, आप जब तक यहाँ रहेंगी मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहेगी। मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं पाऊंगा, मुझे हमेशा आपकी चिंता सताती रहेगी और हमारे दुश्मन भी इस बात का फायदा उठाते रहेंगे जैसे आज उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। आज भी तो उन्होंने आप पर हमला करके मुझे कमजोर बनाया। अब जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें सावधान रहना होगा बा। इसलिए मेरे लिए आप प्लीज अपने सीक्रेट फार्म हाउस पर चले जाइए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बा, प्लीज। युवराज को अपने बा के सामने इस तरह का बात करते हुए देखकर यो चंदन और वसीम भी अलग ही फील कर रहे थे क्योंकि युवराज आज तक किसी के सामने इस तरह बात करते हुए देखा नहीं गया था। वो बा के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बार बार बा को बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर बा यहाँ पर नहीं रहेगी तो जल्दी से जल्दी उन गुंडों को ढूंढ लेगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दे देगा, और अगर बा यहीं पर रही तो उसे बस बा की फिक्र सताती रहेगी, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। तभी युवराज की बात से मंगला सहमत हो गई थी। उसने आगे आते हुए बा को समझाते हुए कहा, बा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बाबा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पर बाबा के साथ हूँ और आप वहां पर चले जाइए। तभी युवराज ने मंगला की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं नहीं, आप भी बा के साथ जा रही हैं, वहां पर बा का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बा हमेशा आपके साथ रही है, इनको आपकी आदत है, इसलिए आप इनके साथ ही जा रही हैं। और यहाँ पर और भी नौकर है मेरा ख्याल रखने के लिए, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। और ये कहते ही युवराज ने वसीम और चंदन की तरफ देखा और आगे कहा, वसीम, चंदन, जब तक बा और मंगला अपनी पैकिंग करती हैं, आप लोग मेरे साथ आइए। और ये कहते हुए युवराज चंदन और वसीम को लेकर अपने साथ बाहर निकल गया। उन पुलिस वालों की तरफ जाने लगा जो घर की छानबीन करने के लिए आए थे। युवराज पुलिस वालों से बात करने जा रहा था। वो देख रहा था कि उन लोगों ने अभी तक क्या छानबीन की है और क्या सुराग जुटा लिए हैं। वो उनसे बात करना चाहता था कि उन्हें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन तभी चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि एक बार वसीम से तो पूछ ले कि यहाँ पर हुआ क्या था, बम कैसे फटा था। इसलिए उसने वसीम की तरफ मुड़ते हुए पूछा, वसीम, जो बम फटा है वो कैसे फटा? वसीम और चंदन ने युवराज की बात सुनते ही एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वसीम ने
युवराज को पूरी बात बताना शुरू कर दी। मालिक, हम लोग बा को लेकर उनके कमरे में चले गए थे। मैं बाहर सिक्योरिटी को पूरा कमरा घेरने के लिए कह दिया था। तभी बा ने जो छानबीन करने आए पुलिस को बुलाया था, उनमें से एक भागता हुआ कमरे की तरफ आया, जिसने अपने शरीर पर बम बांधा हुआ था। जैसे वो कमरे के पास आया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने बम का ट्रिगर दबा दिया और अगले ही पल यह बड़ा सा धमाका हो गया और हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई। घर का यही हाल हो गया जो आप देख रहे हैं। जैसे युवराज ने पूरी बात सुनी, उसको लगा कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने इतनी प्लानिंग भी पहले ही कर ली होगी कि अगर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया तो वो पुलिस वालों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला करेंगे। ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो इतने आगे फ्यूचर की भी सोच सकता है कि अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा करेगा। लेकिन युवराज ये सब देखते हुए अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ऐसा इंसान आखिर हो कौन सकता है। तभी युवराज ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर थोड़ा सोचते हुए वसीम और चंदन की तरफ देखते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस वालों में से ही उनके साथ कोई मिला हुआ है। ऐसे में तो यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें जल्द से जल्द बा को यहाँ से निकालना होगा और अपने दुश्मनों का पता लगाना होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज दुश्मनों का पता लगा पाएगा? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, 513वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने उनकी बात सुनकर उनसे यह कह दिया था कि अब बा को जल्दी से यहाँ से निकाला जाए और अपने दुश्मनों की खोज करना शुरू कर दे। युवराज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। तभी चंदन ने उनको बीच में रोकते हुए कहा, सर, मुझे किसी पर शक है। मुझे अभी अभी मुंबई से फोन आया था और उसने मुझे बताया है कि उन दोनों को होश आ गया है। ये कहते हुए चंदन ने पूरी बात युवराज को बता दी। युवराज ने जब उन दोनों के बारे में सुना, युवराज को भी हैरानी हो गई थी। वो सोचने लगा था कि उसने तो उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से मारा था और उनको उस समय कोई होश भी नहीं था। यही लग रहा था कि वो दोनों अपने मौत को स्वीकार कर चुके थे। लेकिन तभी युवराज ने हैरान होते हुए चंदन से कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है चंदन? वो इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकते हैं? मुझे तो लग रहा था कि वो दोनों मर गए हैं। चंदन के पास युवराज की बात का कोई जवाब नहीं था। चंदन इस बात का जवाब देता भी कैसे? उस बेचारा को खुद नहीं पता था कि वो दोनों होश में कैसे आई। जब चंदन ने कोई जवाब नहीं दिया तो युवराज भी समझ गया कि चंदन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसने आगे उससे कुछ भी नहीं पूछा। वो चुपचाप पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उनमें से जो इंस्पेक्टर था वो आगे आ गया और उस इंस्पेक्टर ने आगे आते हुए युवराज को अपना परिचय देते हुए कहा, हेलो सर, मैं हूं इंस्पेक्टर अरविंद खन्ना। मुझे यहाँ की तहकीकात के लिए भेजा गया है। युवराज ने भी उसे हाथ मिला लिया और कहा, हेलो इंस्पेक्टर, मैं युवराज सिंघानिया हूँ, इस घर का मालिक। मेरी दादी ने ही आपको कॉल करके बुलाया था। तो फिर क्या पता चला आपको अभी तक? इंस्पेक्टर ने युवराज की बात का जवाब देते हुए कहा, सर, हमने अभी तक यहाँ पर 8 बम बरामद कर लिए हैं। हमारे बम स्क्वाड टीम बम डिफ्यूज कर दिए हैं और अपने कब्जे में ले लिए हैं और अभी वो लोग छानबीन कर रहे हैं कि कहीं अगर कोई और बम तो नहीं लगाया गया है। और बाकी जो टीम है वो भी इंक्वायरी करने में लगी हुई है कि किस तरीके से क्या क्या चीजों को अंजाम दिया गया है। तभी युवराज ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर सिर हिलाया और थोड़ा सोचते हुए पूछा, इंस्पेक्टर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ बम फटा है? युवराज का सवाल सुनकर इंस्पेक्टर समझ गया कि युवराज क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सर, वो आदमी जो ह्यूमन बम बनकर आया था वो हमारे साथ नहीं था। पता ही नहीं चला कि वो कब हमारे साथ पीछे पीछे अंदर घुस आया। लेकिन मैंने पूरा सुनिश्चित किया था कि मेरी टीम के साथ वो आदमी नहीं था और ना ही वो मेरी टीम का कोई इंसान था। युवराज ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आपको पता नहीं चला? अच्छी बात है, आपको पता नहीं चला। आपकी लापरवाही से 2 आदमियों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चला। आप जब अपने टीम का ध्यान नहीं रख सकते तो बाकी लोगों का क्या ध्यान रखेंगे? मैं आपकी कंप्लेंट आपके कमिश्नर को करूंगा
अभी तो आपकी सिर्फ नौकरी पर आई है। अगर मेरी दादी को कुछ हो जाता तो मैं आपका क्या करता, यह आप सोच भी नहीं सकते। युवराज ने सारा गुस्सा उस बेचारे इंस्पेक्टर पर निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे शक भी था कि कहीं इंस्पेक्टर भी इसमें मिला हुआ ना हो, क्योंकि कोई बात का पता अब तक चला नहीं था। वो इंसान जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो आ गया था और वो एक ह्यूमन बम था, लेकिन तब तक उनको पता नहीं चला था। इंस्पेक्टर भी बेचारा क्या कर सकता था। वो चुपचाप सर झुकाए उसकी डांट सुन रहा था। उसके पास युवराज की बात का कोई जवाब भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके युवराज से कहा, सर मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन हम जल्दबाजी में इसे अंदर आए थे। हमें नहीं पता कि कैसे ही हमारे साथ कोई और भी अंदर आ गया। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही सभी गुनाहगारों को आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरी पूरी टीम बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई है और शायद हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन युवराज का गुस्सा एक बार ऊपर चला जाता तो वो इतने जल्दी ठंडा नहीं होता था। तभी उसने इंस्पेक्टर को अपने गुस्से से घूरा और उसके जवाब का जवाब न देते हुए बस इतना ही कहा, आप अपनी टीम को लेकर अभी के अभी यहां से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और ये कहते हुए घूमकर वसीम से बोला, वसीम जल्दी वहां चलो जहां पर वो बम फटा था। हमें वहां कोई ना कोई तो सुराग ढूंढना होगा। वसीम ने भी युवराज की आंखों को देख लिया था। वो उसे कुछ बात कहना नहीं चाहता था। उसने देख लिया था कि युवराज कुछ सुनने के मूड में नहीं है। तभी उसने सिर हिलाया और अपने तेज चाल से आगे की तरफ चलने लगा। तभी उसने संकेत करते हुए आगे कहा, मालिक इधर ही फटा था बम। उसके शब्दों में कंपकपी थी। चंदन जो अब तक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो भी वसीम के पीछे धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। वो भी यही देख रहा था कि कहीं कुछ ना कुछ उनको कोई चीज मिल जाए जिससे वो कड़ी तक पहुंच जाए जिसने उस इंसान को वहां पर भेजा था। युवराज भी उनके साथ ही चल रहा था। उसके चाल में तेजी नहीं थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उधर वो सब कुछ अपने मन के अंदर सवालों को दबाए हुए था। जैसे ही तीनों लोग वहां पर पहुंचे जहां पर विस्फोट हुआ था, हवा में अब भी बारूद की महक घुली हुई थी। जमीन पर जल चुके कपड़े, मांस के छोटे छोटे टुकड़े और राख की परतें फैली हुई थी। वो जगह को देखकर कोई भी इंसान कुछ पल के लिए सन रह जाए, क्योंकि वो बिल्कुल ही ऐसा दर्दनाक घटना स्थल बन चुका था जहां पर 3 लोगों के शरीर के टुकड़े भी बिखरे हुए पड़े थे। वो व्यक्ति जिसने अपने आप को बम बना लिया था और खुद को उड़ा लिया था, अब बस कुछ चिथड़े और मांस में बदल गया था। चेहरा कहीं उसका दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज ने चारों ओर देखा। उसकी नजर बड़ी सावधानी से हर कोने की ओर जा रही थी। वो हर एक एक चीज को बड़े तरीके से देख रहा था। वो देख रहा था कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कुछ ना कुछ तो पता चले। वो जानता था कि चोर कितने ही सावधानी से चोरी कर ले, लेकिन पीछे कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है, और यही सुराग आज उसकी अगली लड़ाई के लिए हथियार बन जाने के लिए तैयार था। उसने पास ही ऐसे नजर दौड़ाई, तभी वहां पर उसने लोहे के टुकड़े को हटाया जो नीचे से राख में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वो वहां पर झुककर बैठ गया और गौर से देखने लगा। उसकी आंखें वहां देखकर चौड़ी हो गई। उसे दिखाई दे रहा था कि एक टूटा हुआ फोन वहां पर आधा जला हुआ पड़ा हुआ था। उसके कुछ हिस्से बिल्कुल चकनाचूर हो गए थे। युवराज ने जल्दी से इधर उधर देखा कि उसको कोई देख तो नहीं रहा है। वो जानता था कि अगर उसने गुस्से में पुलिस को वहां से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन पुलिस वाले अभी भी वहां से गए नहीं थे। अगर उनको पता चल गया कि युवराज को कोई मोबाइल मिला है तो वो पुलिस अपने साथ ले जाएगी, फोरेंसिक टीम में भेज दिया जाएगा, और फिर क्या पता उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि उसे यह भी शक था कि पुलिस वाले भी उस आदमी के साथ मिले हुए थे। वो जानता था कि अगर पुलिस वालों को यह चीज सुराग मिल गया तो वो उस सबूत को बिल्कुल खत्म कर सकते थे। तभी वो चाहता था कि कोई उसे देख ना ले, और इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, उसने फुर्ती से मोबाइल उठाया और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। वो उसकी जांच अपने स्तर पर करवाना चाहता था। वो चाहता था कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले उसको पता चले। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या उस फोन में से कोई इंफॉर्मेशन निकल पाएगी या फोन वो बिल्कुल डेड हो चुका था? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 514वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे युवराज ने देखा कि वहां पर एक फोन पड़ा हुआ था, उसने झट से अपने जैकेट की जेब में डाल लिया।
तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, युवराज बाबा। युवराज ने चौंक कर देखा, मंगला वहीं पर खड़ी थी, सिर पर पल्लो और आंखों में घबराहट, उसके होठों में अनकहा भय था। उसके साथ में एक पुराना ट्रॉली बैग और एक छोटा सा सूटकेस लिया हुआ था। उसने युवराज को देखते हुए कहा, युवराज बाबा, मैंने बा और मेरा सामान पैक कर लिया है, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। उन दोनों ने झट से अपनी तैयारी कर ली थी। बा का मन तो युवराज को अकेला छोड़ने का नहीं था, लेकिन युवराज और मंगला के समझाने पर बा को भी यही लगा कि अब उन्हें वहां से चला जाना चाहिए। थोड़े दिन ही सही, युवराज सब कुछ सही कर देगा। मंगला की बात सुनकर युवराज ने भी धीरे से कहा, ठीक है, आप लोग बाहर चलिए, मैं अभी आता हूँ। युवराज की बात सुनकर मंगला माँ बा के साथ बाहर की ओर चली गई। युवराज ने थोड़ी देर इधर उधर और सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जो उसके सामने पड़ा हो। उसने तुरंत वसीम और चंदन को अपने साथ लिया और बाहर चलने के लिए कहा। तीनों जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बा और मंगला उनका बाहर ही इंतजार कर रही थी। युवराज उनके पास गया और बा के पैर छूते हुए बोला, बा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्द से जल्द अपने दुश्मन को पकड़ लूं और आपको वापस यहाँ घर पर ले आऊं। बा ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, और अगर हाँ कभी भी तुम्हें लगे कि कोई चीज की जरूरत है तो मुझे बिल्कुल बता देना, और तुम्हें दिल्ली में भी किसी चीज की जरूरत हो तो पहले मुझे बताना। मैं दिल्ली में हर इंसान को जानती हूँ, हमें कोई भी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि बा को युवराज पर विश्वास नहीं था, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि वो जितना भी अपने बच्चों के काम आ सके उनको वो काम आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बा भी जानती थी कि युवराज एक मार्शल आर्ट फाइटर है और अभी अभी वो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप भी जीत कर आया है। वो इतना ताकतवर है कि अकेले 10-100 लोगों को तो वो चुटकियों में हरा सकता है। यही सोचते सोचते कि बा को अब बाहर जाना पड़ेगा, युवराज की आंखों में भी थोड़ी थोड़ी नमी आना शुरू हो गई थी। तभी बा ने उसको गले लगा लिया। उनका भी मन भर आया था। युवराज के साथ वो इतने सालों में मिली थी और अभी भी कुछ ही दिनों में वो उनसे अलग होने जा रही थी। उनको दूर जाना पड़ रहा था। युवराज भी बा की हालात समझ रहा था, लेकिन अभी उसकी मजबूरी थी। वो कर भी क्या सकता था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो कुछ भी करके बा को खतरे से दूर रखना चाहता था, बा को खतरे में डाल नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने आप पर कंट्रोल किया और वसीम से कहा, वसीम, तुम बा के साथ जाओ और इनका ध्यान रखना। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी वहां पर भिजवा दूंगा। वसीम चाहता था कि वो युवराज के पास रहकर उसकी मदद करे, लेकिन अब उसके मालिक का आदेश था तो उसको कुछ कह भी नहीं सकता था। तभी उसने सिर झुकाते हुए कहा, जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। युवराज ने वसीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वसीम, एक बात का ध्यान रखना, अगर वहां भी कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, और कोई भी फैसला लेना पड़े तो तुम ले सकते हो, तुम फ्री हैंड हो। तभी वसीम ने युवराज की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वहां पर सब संभाल लूंगा। और उसके बाद वो इतना कहकर ड्राइविंग सीट की ओर चला गया। युवराज ने बा का सामान अपने हाथों से उठाया और गाड़ी के डिग्गी में रख दिया। फिर उसने बा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और बा को ध्यान से अंदर बैठा दिया। बा ने एक बार फिर युवराज के सिर पर हाथ फेरा और वसीम ने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो लोग वहां से निकल पड़े। अब युवराज और चंदन दोनों यहाँ पर अकेले रह गए थे। युवराज ने चंदन को अपने साथ चलने के लिए कहा और दूसरी गाड़ी में बैठकर वो भी वहां से निकल गई। दोनों अभी वीरमाला इंडस्ट्रीज के ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। गाड़ी में जाते जाते युवराज ने अपनी जेब में से 2 मोबाइल निकालकर चंदन को दिए। फिर थोड़ा सोचते हुए उसने कहा, चंदन, इनमें से एक मोबाइल उस आदमी का है जिसको मैंने वहां बिल्डिंग के ऊपर पकड़ा था, और दूसरा ये उस बम वाले आदमी का हो सकता है। मुझे जल्दी से इनकी सभी डिटेल्स चाहिए। मैं अभी कंपनी में जा रहा हूं और तुम अभी के अभी इसकी डिटेल्स निकालने के लिए जाना। चंदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं अभी चला जाता हूं। कुछ मैं हैकर्स को दिल्ली में जानता भी हूं और उनके पास जाकर सारे कॉल डेटा निकालने की कोशिश करता हूं, और शायद जल्द ही हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाए। तभी युवराज को याद आया कि उसकी एक कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी और आजकल वो हैकिंग का काम करती थी। पहले तो कभी कभी वो अपने शौक के लिए काम करती थी, लेकिन आजकल उसने अपना प्रोफेशन बना लिया था। हैकिंग में भी कम पैसा नहीं था,
एक एक छोटे छोटे चीजों की हैकिंग करने के लिए वो करोड़ों करोड़ रुपए लेती थी और ब्लैक मार्केट में उसका नाम अच्छे खासे ओहदे के साथ लिया जाता था। वो एक ऐसा नाम बन चुका था, अगर किसी को कोई भी जानकारी निकलवानी हो, चाहे वो बड़े से बड़ी कंपनी की या फिर किसी भी ऐसे एक इंसान की जो अपना ओहदा बहुत ऊंचा रखता था और जो अरबपति या बिजनेसमैन था, वो चुटकियों में उसकी हैकिंग कर सकती थी और उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। जैसे युवराज को उसका ख्याल आया, उसके होठों पर उसका नाम आ गया। तभी उसने बुदबुदाते हुए कहा, दीपाली। हाँ, दीपाली। तभी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने चंदन की ओर देखते हुए कहा, चंदन, तुम नेहरू प्लेस में जाना, तुम्हें वहां बिल्डिंग नंबर 229 के नीचे अंडरग्राउंड में दीपाली मिलेगी। दिखने में तो वो बहुत ही साधारण लड़की है और काम भी बहुत साधारण करती है। उनकी वहां पर कंप्यूटर की शॉप है, लेकिन तुम्हें बस उसे बताना है कि युवराज ने तुम्हें भेजा है। उसके बाद आगे का काम वो अपने आप कर देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये काम बिल्कुल चुटकियों में कर सकती है। उसके जैसा इंटेलिजेंट हैकर मैंने आज तक देखा नहीं है। चंदन ने भी ये नाम सुनते ही अपने डायरी में नोट किया और हाँ में सिर हिला दिया। अब वो गाड़ी में कुछ आपस में बात नहीं कर रहे थे। दोनों के अंदर अपनी अपनी अलग अलग ख्याल चल रहे थे। युवराज अब भी परेशान था कि वो लोगों का बात से क्या लेना देना था। अगर उनकी दुश्मनी उसके साथ थी तो बा को क्यों परेशान कर रहे थे। वो उसके साथ आए और सामने से लड़े। तभी कुछ ही देर में वो लोग कंपनी के ऑफिस के सामने पहुंच गए। चंदन ने युवराज को वहां पर ड्रॉप कर दिया और गाड़ी लेकर सीधा नेहरू पैलेस की ओर बढ़ गया। जैसे युवराज कंपनी के अंदर घुसा, लिफ्ट में चढ़कर वो सीधे 10वें फ्लोर की तरफ जाने लगा, जहां पर उसका कैबिन था। जैसे वो कैबिन के अंदर दाखिल हुआ, तभी उसके पीछे पीछे दिव्या भी झटके से कैबिन के अंदर आ गई। दिव्या कब से उसका इंतजार ही कर रही थी और दिव्या को एकदम से ऐसे अचानक अंदर आता हुआ देखकर युवराज भी हैरान हो गया था कि दिव्या इतनी हड़बड़ी में क्यों है और ये इतनी घबराई हुई क्यों है, ऐसा क्या हो गया है। तभी दिव्या ने युवराज की ओर देखते हुए घबराहट भरी आवाज में कहा, सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज इतने परेशानियों को लेकर घर से आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ और ज्यादा परेशानी उसके पास आ जाएगी। वो तो सोच रहा था कि अब कंपनी में जाकर कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करेगा, कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा और अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहाँ तो आते ही दिव्या उसको कुछ बताने के लिए मन गई और उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसे क्या बात लेकर आई थी दिव्या? क्या हो गया है कंपनी में? कोई और तो कांड नहीं हो गया? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको 4 ही एपिसोड दे रहा हूं क्योंकि राइटर की थोड़ी तबीयत खराब है, तो कल से हमारे फिर से कॉन्टिन्यूअस वही एपिसोड सीरीज शुरू हो जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको सीओ से शादी कहानी कैसी लगी और जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। जैसे ही 2000 होंगे, हमारी नई कहानी भी मैं आपके लिए शुरू कर दूंगा। और अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश में कहानी सुनना का इच्छुक है तो आप लोग हमारे सुकून FM इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर हमारी इंग्लिश की कहानी शुरू होने जा रही है।